नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होगा मंथन। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीएम धामी होंगे शामिल। आज जारी हो सकती है पहली सूची। हरक के कांग्रेस में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। हरीश रावत का बयान, अपने किए की माफी के बाद ही मिलेगी एंट्री, लेकिन हरक की वापसी कार्यकर्ताओं को नागवार। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले, 6 लोगों की हुई मौत। और सितारगंज में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आया सामने। पुलिस ने युवक के पास से 7,40,000 रुपए की नकदी की बरामद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बता दें उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको कि आज बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। जी हां, काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कब जारी करेगी अपनी पहली सूची। तो उम्मीद है कि आज शाम तक बीजेपी अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दे, क्योंकि दिल्ली में आज बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक जो है वो चल रही है। इस बैठक में पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इसके साथ साथ सीएम धामी और मदन कौशिक भी बैठक में मौजूद हैं। वहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी इस सूची को जारी करेगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक बीजेपी की पहली सूची जो है वो करीब करीब जारी हो जाएगी और कई सीटों पर जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत का अगला ठिकाना कांग्रेस ही होगा, ये तो तय है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि उनकी कांग्रेस में राह इतनी आसान नहीं होगी। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी से निष्कासित पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है और हरक सिंह रावत का अगला ठिकाना कांग्रेस के अलावा और कोई सा नहीं। लेकिन हरक अगर घर वापसी भी कर लेते हैं तो कांग्रेस में हरक सिंह रावत की राह इतनी आसान नहीं होगी। कांग्रेस सरकार को संकट में डालने वाले हरक सिंह को हरीश रावत 2016 में इतिहास में लिखे गए उस काले अध्याय के लिए कभी दिल से माफ करेंगे, हरीश रावत के हालिया बयान से ये साफ नहीं दिख रहा है। खासकर इसलिए भी क्योंकि हरीश रावत अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस में आने के बाद हरक सिंह रावत पार्टी के आंतरिक समीकरणों में विरोधी गुट के साथ ही खड़े होंगे। दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस भी उनके स्वागत में कोई खास उत्साहित नहीं दिख रही। अगर ऐसा होता तो हरक सिंह तुरंत कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर डालते, मगर काफी दौर के मंथन के बाद भी उनकी घर वापसी दिख नहीं रही। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि हर कोई समझ रहा है कि हरक कांग्रेस में शामिल होने के बाद न चाहकर भी एक गुट बनकर उभरेंगे। ऐसे हालात में उनकी नजदीकी हरीश रावत के खिलाफ सक्रिय गुटों के साथ ही रहनी तय है। हरक और हरीश रावत के रिश्तों की तलखी किसी से छिपी नहीं है। साल 2002 के पहले चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में आई, उस वक्त हरक सिंह रावत ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत के विरोध में ही कांग्रेस में अपने सुरों को बुलंद किया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हरक अगर कांग्रेस में आ भी जाते हैं तो हरक और हरीश रावत के बीच क्या तल्ख भरे रिश्ते दूर हो पाएंगे? क्या हरीश रावत हरक के 2016 में किए गए गुनाह को उनका माफ कर पाएंगे या हरक घर वापसी कर कांग्रेस को मजबूत करेंगे? इन सब सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में ही छिपे हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हरक सिंह रावत की घर वापसी की चर्चाओं के बीच कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दौसानी ने कहा कि अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर साफ नहीं है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं। गरिमा दौसानी ने 2016 के काले इतिहास के वाक़ये को दोहराते हुए कहा कि उस मंजर का काले अध्याय से जुड़े जख्म आज भी हरे हैं। उन्होंने इस मसले पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। नहीं, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उनकी वापसी हो रही है। अभी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है इस बात पर और अभी अधिकृत रूप से विधिवत उन्होंने सदस्यता कांग्रेस पार्टी की नहीं ली है। जहां तक आपने 2016 के वाक़ये की बात करी, उसके छाले और वो घाव अभी तक ताज़ा हैं हमारे दिलों में, क्योंकि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया गया था। लेकिन ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है और जितने इसमें अपराधी कांग्रेस के 10 लोग हैं, उतनी ही अपराधी भाजपा भी है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना ग्राफ ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 4,482 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें
बता दें कि देहरादून में 1687 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के रण में उतरी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 30 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। साथ ही पार्टी ने दूसरी लिस्ट जल्द जारी होने की बात कही है, जिसमें 25 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी 21 जनवरी से वर्चुअली प्रचार प्रसार पर फोकस करेगी। देखिए, अभी जो प्रथम लिस्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्गत की है, उसमें कुमायूं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों के सभी जनपदों के नाम हैं और कुछ नाम गढ़वाल मंडल के हैं। 30 लोगों के नाम फाइनल हो गए हैं, 40 नाम अभी बाकी हैं। सेकेंड फेज में हमारी लगभग 25 नाम चले जाएंगे और 15 नाम उसके बाद भी हम रोकेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता की प्रत्याशियों से कई उम्मीदें हैं जो पिछले उम्मीदवारों ने पूरी नहीं की और यही कारण है कि रुड़की में पिरान कलियर विधानसभा में क्षेत्र की जनता विकास कार्य न होने पर कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद से खासा नजर आ रही है। जनता का आरोप है कि विधायक ने उनके हित में काम नहीं किए। 10 साल पूर्व फुरकान अहमद ने गाँव में आके कोरोना काल के अंदर कोई आदमी के घर से किसी का हालचाल नहीं पूछा, कोई समस्या नहीं पूछी किसी की भी, और उसने ऐसी कोई सरकारी जैसे सड़क वगैरह है, आप देख लो गांव में आगे चारों तरफ गड्ढे वड्ढे हो रहे और वो रहा। रुड़की में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी दल के प्रतिनिधियों से संवाद किया। संवाद में उन्होंने निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस पर भी चर्चा की। इस दौरान सभी दल के प्रत्याशी की घोषित होने के 48 घंटे के अंदर आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा देने के लिए भी कहा गया। देखिए, इलेक्शन इज अ प्रोसेस जहां हमें उन्हें इनेबल करना है, तो हमने कोशिश तो ये करी है, वो सारे प्राविधानों का वो करेंगे। यदि देखिए उसमें टाइमलाइन रहती हो तो ऑटोमेटिक ट्रिगर्स है, एक्शन विल बी टेकन। अगर कोई भी चीज़ अगर मिस आउट होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट से, देन द एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली एज पर द लेटर ऑफ द लॉ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान जवानों ने लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के साथ प्रशासन का सहयोग और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर जागरूक किया। इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी लोगों से अपील की गई। पौड़ी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही निर्वाचन आयोग पेड न्यूज पर भी अपनी नजर रख रहा है, जिसके संबंध में निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज को लेकर बैठक की, जिसमें मीडिया के नियम अधिकारों के साथ ही भूमिका पर भी विचार विमर्श किया गया। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत पौड़ी जनपद में जो हमारा निर्वाचन का कार्य चल रहा है, अब तक की जो प्रगति हुई है और निर्वाचन आयोग से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसका एक जानकारी देने के लिए हमने मीडिया के साथ में आज जो प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ चर्चा किया है, उनको जानकारी साझा किया है। प्रमुख बिंदुओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का माध्यम जो मीडिया होता है, उनके साथ ये बिंदु हमने डिस्कस किया है और आशा करते हैं कि इन सभी बिंदुओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन अमूमन होते नजर आए हैं, लेकिन हल अब तक नहीं निकला। आपको बता दें कि 80,000 कर्मचारियों की निगाहें चुनाव के मद्देनजर पार्टियों के घोषणा पत्र पर टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से सीताराम पोखरियाल का कहना है कि अगर घोषणा पत्र में इस बात का हल नहीं हुआ तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। पेंशन की बात नहीं रखी गई तो इससे हम एक रोष व्याप्त है और वर्तमान में सरकार 2022 का जो चुनाव है तो निश्चित रूप से जो सरकार जो भी पार्टी पुरानी पेंशन को अपने घोषणा पत्र में डालेगी और उसको प्राथमिकता से रखेगी, उसके साथ कर्मचारी खड़ा रहेगा। अन्यथा अगर घोषणा पत्रों में पार्टियों द्वारा पुरानी पेंशन को नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टियों को भुगतना भी पड़ेगा। नैनीताल के आयारपाटा क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी इजाजत प्रशासन नहीं देता, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। अवैध रूप से हो रहे इस निर्माण काम को लेकर नगरपालिका परिषद के सभासद मनोज जगाती ने बताया कि इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नैनीताल के आयरपाटा क्षेत्र में काफी भारी भरकम निर्माण कार्य चल रहा है ग्रीन बेल्ट में, जो पूर्ण रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्ण रूप से इस पर रोक है, उसके बावजूद भी चल रहा है। मेरे द्वारा जो है लगातार इसकी शिकायत झील प्राधिकरण
और आपके वन विभाग को कर दी गई है, परंतु अभी तक इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, न ही इस निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कोई उचित कदम उठाया गया। सितारगंज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरकड़ा चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 7,40,000 रुपए की नकदी बरामद की। पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने अपना नाम राकेश चौबे बताया है, लेकिन बरामद की गई नकदी से संबंधित कोई भी दस्तावेज आरोपी के पास नहीं मिले। पुलिस ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। मेरे द्वारा सरकड़ा बैरियर पे पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो हमारी की तरफ से एक गाड़ी आती दिखाई दी जिसकी चेकिंग की गई, तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद हुए, जिनके उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। उनसे पूछा गया कि रुपए कहाँ से लाए, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए रुपये को सीज किया जा रहा है और अधिकारियों को सूचना। और अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह के वक्त हो रही कोहरे से विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई है और हालात पहाड़ों में भी जुदा नहीं है, वहां पर भी परेशानी देखने को मिल रही है। राजधानी में बात करें तो दिन में हल्की धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आज से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे कड़ाके की ठंड आने वाले दिनों में लोगों को और सताएगी। ठंड के मद्देनजर प्रशासन अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। आपको बता दें कि नैनीताल के बीडी पांडे राजकीय अस्पताल में रोगियों के साथ उनके तीमारदारों के लिए भी व्यवस्था प्रशासन ने की है। अस्पताल में हीटर गीजर के साथ ही गर्म पानी भी मुहैया कराया जा रहा है। हल्द्वानी के आरटीओ रोड क्षेत्र में हुई फायरिंग का पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनके पास से पुलिस ने 3 अवैध असलहे भी बरामद किए। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस द्वारा बहुत उसके बाद कोई कार्रवाई की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो थे वो पुलिस द्वारा बहुत जल्दी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से जो हथियार थे वो पूरे बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच एसपी सिटी साहब को इसीलिए दी गई है कि अगर इसमें कोई भी अगर पुलिस की निष्क्रियता दिखाई देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भगवानपुर में निजी कंपनी के लगभग 30 कर्मचारियों को कंपनी ने बिना नोटिस दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस वजह से कर्मचारी पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की सुध ना तो अधिकारियों ने ली और ना ही श्रम विभाग ने जरूरी ही समझा कि इनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाए। ये सबको नोटिस लगा रखा है, कंपनी घाटे चल रही, ये है वो है, ऐसे लिख रखी है उसमें शर्तें हैं कि कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके कारण हम प्लांट बंद कर रहे हैं। जो इन्होंने नोटिस लगा रखा है ये भी अप्रूवल नहीं है, इन्होंने फर्जी नोटिस लगा रखा है। हाँ, ये भड़का जा रहा है, खाली अभी इसलिए भड़का जा रहा है कि हमने डिमांड रखी थी। हमारा 2018 में हमारा इंक्रीमेंट हुआ था, अब हमारे 3-4 साल हो गए इंक्रीमेंट नहीं हुआ। हमने अपने पैसे बढ़ाने की मांग रखी तो इन्होंने वो बात भाई नहीं के अंदर। कोविड संक्रमण लगातार फैल रहा है, जो एक चिंता का विषय है। संक्रमण को रोकने के लिए नैनीताल प्रशासन ने डॉक्टर्स फॉर यू नाम के एक एनजीओ से एमओयू साइन किया है, जिसके मद्देनजर 99% कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जिनकी मॉनिटरिंग संस्था कर रहा है। जानकारी है कि इस संस्था की 14 टीमें हल्द्वानी शहर में स्वास्थ्य विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर काम कर रही हैं। तो जितने भी पेशेंट हमारे या कोविड के पेशेंट अब होम आइसोलेशन में हैं, उनकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, उनको सुपरविजन सही ढंग से कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एक एमओयू किया है। तो इनकी 4 टीमें जो हैं हल्द्वानी के 20 किलोमीटर के रेडियस में, जिसमें आपका हल्द्वानी, मोटा हल्दू, आपका लाल कुआं और नैनीताल के नीचे वाला पार्ट और कालाडूंगी, और धीरे धीरे हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनके माध्यम से सारी मॉनिटरिंग करेंगे, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए जितने भी हमारे होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। दिल्ली में आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होगा मंथन। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीएम धामी होंगे शामिल। आज जारी हो सकती है पहली सूची। हरक के कांग्रेस में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। हरीश रावत का बयान, अपने किए की माफी के बाद ही मिलेगी एंट्री, लेकिन हरक की वापसी कार्यकर्ताओं को नागवार। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले, 6 लोगों की हुई मौत।
और सितारगंज में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आया सामने। पुलिस ने युवक के पास से 7,40,000 रुपए की नकदी की बरामद।